तो इससे लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी के बारे में। तो एरोमेटिसिटी में हमने काफी सारी चीजें पढ़ रखी है, कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन एंटी एरोमेटिक होते हैं, कौन नॉन एरोमेटिक होते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक एरोमेटिक होने के लिए, क्या कंडीशन होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होने के लिए, और क्या कंडीशन होना चाहिए नॉन एरोमेटिक होने के लिए। हक्कर रूल हमने पढ़ा है। ठीक है। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, किसी वजह से मान लो आपका कंपाउंड ए है। ठीक है। ए आपका कोई कंपाउंड है किसी वजह से, इस तरीके का। अब आपसे कोई पूछे अगर कि ये जो कंपाउंड है आपका, एक कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो जितने भी इस साइकिल में जितने भी सेंटर हैं, क्या सारे सेंटर आपके आपके sp2 या sp हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, यानी सारे एटम एक प्लेन में है कि नहीं है। देखो, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, कि मॉलिक्यूल क्या हो, साइक्लिक हो। दूसरा, कि सारे सेंटर sp2 या sp हाइब्रिडाइज हो, यानी इसका मतलब हुआ कि सारे सारे जो जितने भी एटम है साइकिल में, सारे एटम क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। तो साइकिल भी है। अब देखो, एबीएसपी है हाइब्रिडाइज, एबीएसपी हाइब्रिडाइज है। ये आपको दिख रहा होगा कि ए जो है इसके पास एक लोन पेयर है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आप जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है क्या? तो ये लोन पेयर अपना यहाँ पे दो, चूंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगा, ये रिजोनेंस में जाएगा, और जब रिजोनेंस में जाएगा तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ठीक है। इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए हुआ। ठीक है। अब इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डी लोकलाइजेशन का हिस्सा है। तो ए वाला जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ए वाला इधर शिफ्ट होगा, और ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब वो टोटल आपको दो दो चार दो छह, छह इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे हैं जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है। सो दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज विच टेक पार्टिसिपेट इन दी डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे 4n+2 पाई के हिसाब से, हकल रूल के हिसाब से, ये क्या होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम तरीके से अगर आप बोराजिन की बात करते हैं, बोराजिन का मतलब यहाँ पे बोरान और नाइट्रोजन का एक पॉलीमर, ट्राई पॉलीमर, P3N3S6। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा। बोराजिन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, बोरान का। और इसके बहुत सारे यूजफुल यूजेज है। ठीक है। ये है आपका बोराजिन। बोराजिन की बात करोगे तो बोराजिन में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, एक यहाँ पे 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 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है। जितने भी यहाँ पे अ, बोरान है, सारे बोरान के ऊपर कैसा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बोरान के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। इस तरीके का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब वो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
इस बोराजिन को आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हो, क्या बोलते हो? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हो? इसलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की तरह है। और जैसे बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डीलोकलाइज होते हैं, वैसी तरीके से यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बोराजिन की तरह, सॉरी बेंजीन की तरह है। इसीलिए इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सो ये जो कंपाउंड होगा तो चाहिए एरोमेटिक होगा, क्या होगा? एरोमेटिक होगा। आप बात करोगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ए है आपका कोई कंपाउंड। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज है, यानी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप अगर एक बात सोचो कि अगर ये वाला पाई, ए बॉन्ड अगर ये इधर इधर शिफ्ट हुआ तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो, देखो यहाँ पे जो बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 4 6 8 10 12, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, टाइम ओनली, ओनली 12 इलेक्ट्रॉन आर डी लोकलाइज, आर डी लोकलाइज्ड, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे केवल 12 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इन डी लोकलाइजेशन। एक पाई जो एक आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है, इवन किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं डीलोकलाइज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, एक लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करोगे तो केवल 14 में से केवल 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। तो इसको आप किस तरीके से काउंट करोगे? 12 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरह। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने की वजह से ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा? एंटी एरोमेटिक की तरह। क्योंकि यह जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है यहाँ पे, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, यहाँ पे मान लो कि किसी वजह से कंपाउंड आपका इस तरीके से है, इस तरीके का, इस तरीके का मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मान लो आपका किसी वजह से कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। अगर मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कंपाउंड के बारे में बात करोगे, कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि डी, ए वाला अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ए वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा,
ए वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ए वाला जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, 2 4 6 8 10 12 14। ये जो आपका है पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टाइम पे डीलोकलाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा। टोटल तो आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल टोटल आपके 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 16 में से केवल 14 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्पीसीज है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। और इस कारण से अगर 14 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखोगे, तो यहाँ पे n = 3 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यानी ये हकर रूल को क्या करता है, स्पीसीज फॉलो करता है। क्योंकि साइक्लिक भी है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है, यहाँ पे रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है, और हकर रूल को भी फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो कैसा करेगा बिहेव, एरोमेटिक बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक ही कंपाउंड होगा। इसी तरीके से आप बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। अ, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। ठीक है, अब बात करोगे यहाँ पे, ए जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाए, यहाँ पे कंजुगेट हो जाए, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और ए वाला जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोजन जो है, तो ये वाला जो सेंटर है, ए सेंटर है sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के नाते ये टेट्राहेड्रल, ये जो का रिंग दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ से ये वाला जो रिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, इस रिंग के परपेंडिकुलर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है इस रिंग के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो हाइड्रोजन है रिजोनेंस में कॉन्जुगेशन में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डेवलप करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रिजोनेंस में नहीं लगाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये आउट ऑफ द प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये रिजोनेंस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा। इसलिए ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक भी है, conjugation भी है। ठीक है, और साथ ही साथ हकर रूल को भी फॉलो करता है, क्योंकि अगर हकर रूल के हिसाब से देखोगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n अगर आप 2 रख देते हो तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी इसका मतलब हुआ ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हकर रूल को भी फॉलो करता है। हकर रूल को फॉलो करने की वजह से एक कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से कंपाउंड आपका इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डीलोकलाइज होगा,
ये वाला यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, ये वाला यहाँ पे 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 होगा, और ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज है? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह। 14 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है। और चूंकि यहाँ पे ये जो है, जो sp3 कार्बन है वह आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, यानी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का इजिली हो जाएगा। और यह जो स्पीसीज है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो हकर रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे, साइक्लिक भी है, रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है, यहाँ पे मॉलिक्यूल पेनर भी है। इसलिए ये जो स्पीसीज है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के नाते कैसा बिहेव करेगा? एरोमेटिक की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लो हम क्या करते, यहाँ पे ए जो ए वाला जो है आपका कार्बन, अगर ए मान लो आपका कार्बन इधर, ये एबव द प्लेन, ये वाला कार्बन एबव द प्लेन है, इस रिंग के अबव द प्लेन अगर कार्बन है, मान लो ये वाला बिलो द प्लेन हो गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। और यहाँ पे रिजोनेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी ये कंपाउंड के साथ एक ही रहेगा। कैसा रहेगा? एरोमेटिक ही रहेगा। इसी तरह की, इस तरीके से अगर मैं करूँ, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए जो सेंटर है कैसा है, 1 2 3, 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब हुआ कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि सारे सेंटर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। रेगुलर कॉन्जुगेशन होगा क्या? हाँ होगा। कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक कैसे किसको कॉल करेगा? आपका दिन को करेगा। तो एक कंपाउंड कैसा होगा? आपका एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। इसी वजह से, तरीके से किसी वजह से मान लो कंपाउंड इस तरीके का है, इस तरीके का। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एक CH3 है जो कि क्या है? बिलो दी प्लेन। क्या है? CH3 है, वो भी बिलो दी प्लेन। और यहाँ पे जो CH3 है वो क्या है? एबव दी प्लेन है। ये जो CH3 यहाँ इस सेंटर से जुड़ा जो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, या बिलो दी प्लेन है, इस सेंटर से जुड़ा हुआ जो मिथाइल ग्रुप है वो दी प्लेन है। तो यहाँ पे नंबर आप अगर काउंट करोगे तो कितने हैं? तो यहाँ पे वाला यहाँ पे कॉन्जुगेट होगा, ये वाला यहाँ पे अगर डीलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह क्या होंगे? कि 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने की वजह से 12 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसमें क्या है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है। इस कारण से यहाँ पे रेगुलर देखो, मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, प्लेनर भी है आपका, रेगुलर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। सो ये कंपाउंड कैसा होगा? आपका एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? आपका एंटी एरोमेटिक होगा। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है? यहाँ पे ये वाला डीलोकलाइज हो जाए, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाए, ये वाला यहाँ पे हो जाए, ये वाला यहाँ पे हो जाए, ये वाला यहाँ पे हो जाए,
ये वाला यहाँ पे हो जाए और ये वाला यहाँ पे हो जाए। तो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है। सो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका? देखो, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है। तो और हाकर रूल को भी फॉलो करता है। सो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका? एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। इसी तरीके से मान लो आपका किसी वजह से कंपाउंड ऐसा है, इस तरीके का। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, इस तरीके का कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड कैसा होगा? तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए वाला यहाँ पे रिजोनेट करेगा, ए वाला यहाँ पे करेगा, ए वाला यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, ए वाला पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सॉरी, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। हम्म, मान लो आपका किसी वजह से कंपाउंड इस तरीके का है, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जैसे ए वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भगेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ये देखने वाली बात है। तो इस तरीके का बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, इस तरीके का बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसका ये इस कंपाउंड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए वाला है। ठीक है, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्या है? 12 है। 12 नहीं, 14 होना चाहिए। यहाँ पे कितने है? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ये है आपका कोई कंपाउंड जो कि किसी वजह से है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई लगा दिया बेस। क्या लगा दिया? बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस लगाने से ये है आपका कोई कंपाउंड। मान लो किसी वजह से कोई कंपाउंड इस तरीके का कंपाउंड है, और यहाँ पे आपका कोई बेस लगा दिया गया। ठीक है, बेस लगाने से क्या होगा? ये जो बेस होगा, आपको पता है जो बेस होते हैं वह क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो कौन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं? ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं जो अनस्टेबल होता है। तो ये वहां का जो प्रोटॉन है, यहाँ का प्रोटॉन, ये बेस इजिली रिमूव कर देगा। ये वाला बेस इस इस वाले प्रोटॉन को, क्योंकि इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी प्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को देगा। तो ये वाला जो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, ए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला यहाँ पे रिजोनेंस करेगा, ए वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिर से अगर बेस फिर से इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस बेस ने फिर से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये टूट करके यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड का इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज है? हाँ, सारे सेंटर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ए वाला भी sp2 है, ए वाला भी sp2 सेंटर है, ए भी sp2 सेंटर है, ए भी sp2 सेंटर है, तो सारे सेंटर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी पूरा मॉलिक्यूल है, साइक्लिक भी है। क्या रेगुलर कॉन्जुगेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, वाला यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा पूरे रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। तो साइक्लिक का रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे, और कितने टू पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पे केवल दो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि क्या है, डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है। सो अकॉर्डिंग टू हकल रूल फॉर n+2 पाई के हिसाब से n इक्वल टू यहाँ पे 0 रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। इसी तरीके से मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके का कंपाउंड है अगर आपका, तो एक कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आपको कितनी दिखाई पड़ रही है, 1 2 3, एक वैलेंसी और बची है जो कि क्या है, हाइड्रोजन से अटैच है, इस तरीके का। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है आप देख रहे हो, हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड है, 180 अंश पे है, 180 डिग्री पे है। तो ये जो हाइड्रोजन है एक दूसरे को के ऊपर, ये दोनों दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगाएंगे, और जब स्टेरिक इफेक्ट नहीं यहाँ पे लगेगी दोनों बीच में, तो दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वह क्या होंगे, ये जो पूरा मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट लगता, तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता, थोड़ा सा ये जो ये वाला जो ये वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन होता, ये थोड़ा सा उठ जाता, ऊपर की तरफ उठ जाता, और मॉलिक्यूल क्या हो जाता, नॉन प्लेनर हो जाता। तो सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज है। रेगुलर यहाँ पे रेगुलर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे या ये वाला ये पाई पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए निगेटिव चार्ज के रूप में, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेट्रिक होगा। कैसा होगा? एरोमेट्रिक होगा। और इसका जो है, ये शेप आप देख सकते हो, इस कंपाउंड का जो शेप है कैसा शेप है, शूज शेप है, जूते जैसा शेप है। कैसा शेप है? जूते जैसा, शूज शेप, शूज शेप। कैसा शेप है? शूज शेप है। इसी तरीके का मान लो किसी तरीके से चलो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में होमो एरोमेटिसिटी के बारे में, और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।